हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की स्कोप की और डिटेल में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है या इकोनॉमिक्स के स्कोप को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स के स्कोप के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वीडियो आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इस तरह की ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टॉपिक को समझने की, क्योंकि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका मीनिंग समझ लेना चाहिए प्रॉपर, कि ये जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और इस टॉपिक में हम अंदर क्या और कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्कोप, तो स्कोप का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है क्राइटेरिया या दायरा। मतलब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्राइटेरिया की या इकोनॉमिक्स के दायरे की। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है उसका दायरा कितना है, या इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जो उसकी वर्किंग वो फिनिश हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का दायरा कितना है या इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, जैसा हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स का स्कोप का मतलब है कि हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का दायरा कितना है या इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ तक इकोनॉमिक्स वर्क करती है, या हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है वो हम इकोनॉमिक्स के स्कोप में जानेंगे। तो इसको ईजी करने के लिए हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और टू कैटेगरीज है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब स्कोप कवर करने के लिए इकोनॉमिक्स का हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को जानना होगा और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को जानना होगा। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इन दोनों में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया और इन दोनों का मतलब क्या है। देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट था सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब एग्जैक्टली सब्जेक्ट मैटर का जो मतलब होता है वो होता है दायरा। मतलब हम इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, या जब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे तो हम किस किस फील्ड की स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में, यही चीज़ हम इस सब्जेक्ट मैटर में जानेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया। देखिए, सब्जेक्ट मैटर को इजी करने के लिए टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर की टू अप्रोचेज हैं या दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से है एंड सेकंड अप्रोच मॉडर्न अप्रोच के नाम से है। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है। ट्रेडिशनल मतलब पुरानी कोई चीज़ और अप्रोच मतलब थिंकिंग या हमारी पहुंच। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर को लेकर लोगों की या इकोनॉमिक्स की पुरानी थिंकिंग क्या थी हम उसको डिस्कस करेंगे, और प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टाइम में सब्जेक्ट मैटर के लिए लोगों की क्या थिंकिंग है। तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पुराने टाइम में हम इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड करते थे और प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स की। मतलब सब्जेक्ट मैटर में फर्स्ट अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को क्या माना गया, या इकोनॉमिक्स में हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। तो देखिए, कुछ चार या पांच चीज़ें हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कंजम्पशन। हम कंजम्पशन को देखते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन, उससे हम प्रोडक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटीज़ है, उनका कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब चीज़ों को या प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना मतलब यूज़ करना। जब हम किसी चीज़ को अपने लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन या कंज्यूम बोलते हैं। देखिए, अगर सोसाइटी में किसी चीज़ का कंजम्पशन है या किसी चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो उसकी सप्लाई के लिए या उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन के लिए हम चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। तो अगर कंजम्पशन है किसी कमोडिटी का तो उसका प्रोडक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन को स्टडी करते हैं और फिर हम प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। अगर सपोज करें कंजम्पशन ना हो किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोडक्शन हमें करना ही
ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का कंजम्पशन है, किसी चीज़ को लोग या कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उस कमोडिटी का, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब हमने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट को हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखते हैं, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, यूज़ करना, और यूज़ है तो हम उसको प्रोडक्शन करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोड्यूस करने के बाद उस प्रोडक्ट का हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब हम उसको कस्टमर को सेल कर देंगे, मनी के बदले में हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब एक प्रोड्यूसर मनी ले लेगा और बदले में जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर को दे देगा। ठीक है। अब जब एक्सचेंज किया तो एक्सचेंज की फॉर्म में हमारे पास मनी आई, मतलब बिजनेसमैन के पास मनी आई, और जो मनी है उस मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। हम डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने जाना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब जो रेवेन्यू या जो इनकम बिजनेसमैन ने, ऑनर ने एक्सचेंज करने के बाद रिसीव की है, उस रेवेन्यू को, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोड्यूसर। और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया जाएगा वही हमने शॉर्ट में यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम उसको इजी करने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से माने गए। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को माना गया: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। लैंड मतलब जो जमीन है, प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है, उसको हम लैंड के नाम से जानते हैं। एंड लेबर मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग हमारे साथ काम करते हैं, बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको लेबर माना गया। एंड कैपिटल मतलब मशीनरीज को कैपिटल बोला गया। तो एंटरप्राइज मतलब बिजनेसमैन, जो बिजनेस का ऑनर, उसको एंटरप्राइज बोला गया। तो ये 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने गए। इसमें प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब देखिए, कहा गया कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको बिजनेस को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, लैंड को बिजनेस रेंट पे करता है। मतलब जैसे हमने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली, हमने कोई बिल्डिंग ली किराए पर अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो उसको उसके बदले में हमें रेंट पे करना पड़ेगा। और लेबर को हमें वेजेस पे करनी पड़ती है। मतलब अगर हमने अपने बिजनेस में कोई लेबर यूज की है तो हमें उसको बदले में वेजेस पे करनी पड़ेगी, या उनकी जो सैलरी है वो देनी पड़ेगी। ऐसे कैपिटल मतलब मशीनरी को एक बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है। अगर सपोज करें किसी मशीन को ईएमआई पर लिया गया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट बिजनेस को कैपिटल की रिटर्न में देना पड़ेगा। और जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो एंटरप्राइज को रिटर्न करना पड़ता है। अल्टीमेटली ये माना गया कि जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस को कुछ ना कुछ मनी की फॉर्म में पे करना पड़ता है। तो ये 4 हमने फॉर्म देखी कि मनी की फॉर्म में लैंड को रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर को वेजेस पे करनी पड़ेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने माना कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम पब्लिक फाइनेंस को भी इंक्लूड करते हैं। पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और फाइनेंस मतलब इनकम, मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से हुई और गवर्नमेंट ने उस इनकम को कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ पर खर्च किया, ये भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, ये थे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक्स में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते थे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बात करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया या इकोनॉमिक्स को किस नज़रिए से देखा गया। देखिए, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना गया कि जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न अप्रोच मतलब प्रेजेंट टाइम में या आधुनिक टाइम में हम ये मानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की 2 कैटेगरीज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। जब हम किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे या इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे, तो उस टाइम पर हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और जब हम एग्रीगेट मतलब टोटल सिस्टम की बात करेंगे, होल सिस्टम की बात करेंगे, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने 5 चीज़ों को इंक्लूड किया, और जबकि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। वे 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं डिमांड की, सप्लाई की, या फिर हम फर्म की बात करते हैं, या हम कंज्यूमर की बात करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वर्ल्ड लेवल पर या पूरी कंट्री लेवल पर बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात करते हैं पॉवर्टी की, हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, या हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। तो ये सब हमारे मैक्रो के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये थी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों को हमने इंडिविजुअली समझ लिया। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा ये वर्ड आया यहाँ पर नेचर, नेचर का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम बात करें
नेचर की, तो हम ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। जितने सभी ह्यूमन बीइंग्स है, सभी ह्यूमन बीइंग का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। नेचर का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग के बात करने का तरीका कैसा है, ह्यूमन बीइंग के रिएक्ट करने का तरीका कैसा है, या ह्यूमन बीइंग के काम करने का तरीका कैसा है। ये तो हुआ ह्यूमन बीइंग का नेचर। लेकिन हमें यहाँ पर जानना है इकोनॉमिक्स का नेचर। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि किसी भी एक सब्जेक्ट का जो नेचर है वो क्या है। देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट के नेचर की, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो किस तरह से काम करता है, मतलब उसका नेचर क्या है या काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, इसको इजी करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, और 2 कैटेगरीज है साइंस एंड आर्ट। मतलब हम इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके नेचर को समझ सकते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का जो काम करने का तरीका है वो 2 तरह का हो सकता है। हम जानेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का काम करने का तरीका है वो साइंस के जैसा है या आर्ट के जैसा है या फिर दोनों के जैसा है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इसी के बाद देखेंगे कि अगर इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस के जैसा है तो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, पहले हम देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस की तरह काम कर सकती है या साइंस की तरह काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स को साइंस के जैसा बता रहे हैं या साइंस के जैसा है या नहीं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। तभी हम इकोनॉमिक्स को साइंस से लिंक कर पाएंगे या उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस के जैसा है या नहीं है। तो देखिए, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो साइंस है, साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब काम के करने का तरीका वो हम लोगों को बता दें कि हमें कोई भी काम सिस्टम की अकॉर्डिंग कैसे करना है। इसी के साथ साथ साइंस की हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, भले वो मेजरमेंट इंचेस में हो, वो किलोग्राम में हो, या वो हाइट में हो, या वो वेट में हो, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारी साइंस की ही देन है। साइंस की हेल्प से हम मेजरमेंट कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है साइंस का एस्टिमेशन, मतलब साइंस की हेल्प से ही हम एस्टिमेशन कर पाते हैं। एस्टिमेशन मतलब हम पूर्व अनुमान लगा पाते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या फ्यूचर में क्या करना चाहिए। उस चीज़ का जो हम अनुमान लगाते हैं वो एस्टिमेशन कहलाता है, और एस्टिमेशन साइंस की ही देन है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई चीज़ हुई है तो उसके पीछे का रीज़न क्या रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। अगर कॉज एंड इफेक्ट का हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल की फॉर्म में हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। सपोज करें हम कहते हैं कि इस बार चावल की फसल ज़्यादा है या चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि ये प्रेजेंट टाइम में चावल की फसल का ज़्यादा होना इफेक्ट है। और चावल की फसल ज़्यादा क्यों हुई है उसके जब हम रीज़न का पता लगाएंगे तो वो कोज बन जाएगा। तो हम यहाँ पर साइंस की हेल्प से कॉज एंड इफेक्ट का पता लगा सकते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट में कुछ हुआ है तो उसके पीछे पास्ट में रीज़न क्या रहा होगा, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमने साइंस के जो मेन फीचर्स थे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अभी 4 कैटेगरी या ये 4 पॉइंट जिस भी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि उस सब्जेक्ट का नेचर साइंस के जैसा है। तो देखिए, अगर हम देखें इकोनॉमिक्स को, तो देखिए इकोनॉमिक्स हमें सिस्टमैटिक नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम कॉज एंड इफेक्ट का भी पता लगा सकते हैं। तो जितने 4 पॉइंट ये साइंस के थे ये सभी इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है। तो जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसका नेचर साइंस के जैसा है या इकोनॉमिक्स साइंस की तरह काम करती है। तो हमने ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक्स साइंस की तरह काम करती है, इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस के जैसा है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए, एक साइंस के 2 टाइप होते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। साइंस के 2 टाइप है, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो जैसे हमने इकोनॉमिक्स के नेचर जानने से पहले कि साइंस को समझा कि इकोनॉमिक्स साइंस की जैसी है नहीं है, तो उससे पहले हमें साइंस का पता होना चाहिए। सिमिलरली हमें ये जानने के लिए कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है नॉर्मेटिव साइंस है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव साइंस की, पॉजिटिव साइंस क्या कहती है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रेजेंट कंडीशन मतलब व्हाट इज के लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइंस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं व्हाट इज। व्हाट इज मतलब प्रेजेंट में क्या है या प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन के साथ डील कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव साइंस यूज हो रहा है। तो सेकंड है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी का मतलब है क्या होना चाहिए। जो यहाँ पर ये एक वर्ड है ऑट टू बी, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का इसका मतलब है होना क्या चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉर्मेटिव साइंस है इस चीज़ पर काम करती हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए।
तो जो पॉजिटिव साइंस है वो प्रेजेंट कंडीशन के साथ डील करती है एंड जो नॉर्मेटिव साइंस है वो फ्यूचर कंडीशन के साथ डील करती है। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो पॉजिटिव साइंस होगा, अगर हम फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो नॉर्मेटिव साइंस होगा। तो हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस की तरह काम करेगी या नॉर्मेटिव साइंस की तरह काम करेगी। तो देखिए हमने देखा कि इकोनॉमिक्स प्रेजेंट कंडीशन को भी डील करती है और फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन भी कर सकती है। तो पॉजिटिव साइंस भी हम इकोनॉमिक्स को बोल सकते हैं और नॉर्मेटिव साइंस भी हम इकोनॉमिक्स को बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि इकोनॉमिक्स साइंस है क्योंकि साइंस के सभी फीचर इकोनॉमिक्स में हमें देखने को मिलते हैं, और साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है क्योंकि वो प्रेजेंट कंडीशन के साथ डील कर रही है, और इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस भी है क्योंकि वो फ्यूचर कंडीशन के साथ डील कर रही है। अब आगे देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है क्या उसके नेचर आर्ट के जैसा है या आर्ट के जैसा नहीं है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, मतलब हम ये देखेंगे क्या क्या इकोनॉमिक्स का नेचर आर्ट के जैसा है या आर्ट के जैसा नहीं है। तो जैसे हमने साइंस को समझा था कि हमें इकोनॉमिक्स को साइंस से मर्ज करने से पहले साइंस का पता होना चाहिए, सिमिलरली हम यहाँ पर पहले आर्ट का पता करेंगे कि अगर हम इकोनॉमिक्स को आर्ट के जैसा मान रहे हैं तो आर्ट क्या होती है वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इकोनॉमिक्स को आर्ट से लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो आर्ट के जैसी होती है नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है आर्ट का मतलब, जैसे स्क्रीन पर लिखा है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इज आर्ट, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी चीज़ की नॉलेज गेन करते हैं तो वो साइंस है, और जब उस नॉलेज को हम कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं तो वो आर्ट है। नीचे एक डेफिनेशन लिखी है जो क्लियर कर देगी कि साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। देखिए प्रोफेसर जेके मेहता ने बोला नॉलेज इज साइंस एंड एक्शन इज आर्ट, मतलब जब हम नॉलेज गेन करेंगे वो साइंस है और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे तो वो आर्ट बन जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको किचन में कोई डिश बनानी है या कुछ बनाना है, तो उस डिश को बनाने से पहले आपको उस डिश की रेसिपी जाननी होगी कि इस डिश को बनाने का तरीका क्या है। तो जब आप उस रेसिपी को जान रहे होंगे, उस रेसिपी को आप पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पर वो साइंस है क्योंकि आप वहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं। और जब आपने उस नॉलेज को ले लिया, उस रेसिपी को समझ लिया, अब आप किचन में जाकर उस रेसिपी के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हैं या उस रेसिपी को डिश के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रेसिपी पहले साइंस से जब नॉलेज ली और जब आपने उसको अप्लाई कर दिया उस टाइम पर वो आर्ट में कन्वर्ट हो गई। तो एक्शन मतलब आर्ट है, जब हम अपनी नॉलेज को कहीं अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट का जो नेचर है वो साइंस के जैसा भी होता है और वो आर्ट के जैसा भी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करते हैं तो वो साइंस है, और नॉलेज हमने गेन क्यों की, क्योंकि हमें कभी ना कभी फ्यूचर में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे उस टाइम पर वो आर्ट बन जाएगा। तो इस बिहाव पर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का नेचर साइंस के जैसा भी है एंड आर्ट के जैसा भी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ों को कवर करते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर में हमने दो चीज़ों को देखा, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने देखा इकोनॉमिक्स एज ए साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट हो सके। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।